एक्सीलेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करिए। देखिए, आज हम केमिस्ट्री का क्लास 10th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर यानी कि पढ़ाने वाले हैं। जिन बच्चों का अगर केमिस्ट्री में डर लगता हो या जिन बच्चों को कभी केमिस्ट्री यानी पढ़ा ही नहीं हो, उनको आज केमिस्ट्री का पता चल जाएगा कि केमिस्ट्री है क्या। तो क्लास 10th का जो केमिस्ट्री है चैप्टर 1 का जो नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग केमिस्ट्री जिनको भी बोझ लगता हो, आराम से आप लोग बस देखिए फर्स्ट चैप्टर, ये पार्ट 1 वीडियो होगा। जितना यानी कि कवर हो सकता है करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो यानी कि आगे यानी कि वीडियो यानी कि हम बनाएंगे। तो देखते हैं, मेरा फर्स्ट वीडियो है, आप लोग देखिए और समझिए कि क्या यानी कि समीकरण यानी कि रासायनिक अभिक्रिया है और क्या इसके बारे में जानकारी है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अगर अच्छे से अगर वीडियो अगर देख लेंगे ना, तो कहेंगे कि हाँ, वीडियो वाकई में वीडियो है। तो इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने के लिए हमें कुछ पढ़ना होगा। जैसे कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे यानी कि परिवर्तन देखे होंगे, बहुत सारे यानी कि हम लोग बदलाव देखे होंगे। जैसे कि दूध से यानी कि दही का बनना, यानी कि हम लोग बहुत सारे यानी कि परिवर्तन देखे होंगे। जैसे कि हमारे दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहता है। तो हम जैसे कि हम कह सकते हैं, एग्जाम्पल अगर दें, जैसे कि दूध से दही बनना, ठीक है। उसके बाद हम कह सकते हैं दूध का फटना, और भी कह सकते हैं भोजन का पचना, और कह सकते हैं जैसे कि अगर हम आर्द्र वायु में अगर हम लोहे के वस्तु को अगर छोड़ देते हैं तो लोहे में यानी कि जंग लग जाता है। तो ये भी परिवर्तन ही हुआ, यानी कि बदलाव हुआ, जिसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन भी कहते हैं। जैसे दूध से अगर दही बन जाएगा तो फिर पुनः दूध हम लोग नहीं बना सकते हैं। दूध अगर फट जाएगा तो पुनः हम दूध वापस नहीं यानी कि बना सकते हैं। भोजन का पचना, अगर हमें भोजन यानी कि पच गया है तो उसको भी हम लोग पुनः अपनी भोजन नहीं बना सकते। मतलब ये सब रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो ये सब जितने सारे परिवर्तन हुए वो अपने करते क्या है, यानी कि अपने कह सकते हैं कि ये लोग जितने सारे रासायनिक परिवर्तन हैं, ऐसे परिवर्तन जिनमें कह सकते हैं कि ये सब ऐसे परिवर्तन जिनमें हम कह सकते हैं, जिनमें मूल पदार्थ अपने गुण एवं पहचान खो देते हैं। मतलब कि ये सब ऐसे परिवर्तन जो होते हैं ना, उसमें अपना मूल गुण और पहचान जो होते हैं वो खो देते हैं, यानी कि उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। तो ये सब यानी कि रासायनिक परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही यानी कि हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग समझेंगे आज कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो यही चीज़ यानी कि हमें पढ़ना है कि परिवर्तन हुआ तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसके कारण से हुआ। तो समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया आखिर क्या होते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया आप लोग आराम से खाली पढ़िए, और पढ़िए तो दिल लगा कर पढ़िए, मन से, कोई एकदम टेंशन वाली बात नहीं। कि टेंशन से पढ़ाई तो होगा नहीं। अधिकतर बच्चों को हम देखे हैं कि टेंशन ले लेता है, पढ़ाई करने बैठ जाते हैं, कभी ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं जैसे कि दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर यानी कि संयोग करके अणु बनाते हैं। फिर यानी कि वही यानी कि कह सकते हैं कि अणु, जब कोई पदार्थ अन्य पदार्थों के साथ संयोग करता है तो उनके अणु जो होते हैं परमाणु में टूट जाते हैं, फिर परमाणु में टूट जाते हैं, और फिर परमाणु पुनः से इकट्ठित होकर फिर से यानी कि अणु में यानी कि बनते हैं, यानी कि नए पदार्थ के अणु बना देते हैं। तो ऐसे ही यानी कि प्रोसेस चलते रहता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं, और फिर यही परमाणु फिर से यानी कि पुनः मतलब कि खंडित होकर फिर से यानी कि अणु में यानी कि पुनर्गठन यानी कि हो जाते हैं। और ऐसे ही यानी कि परिवर्तन यानी कि होता है, आपस में पुनः यानी कि संगठन कर देते हैं। जैसे हम लोग यानी कि जानते हैं
कि दो या दो से अधिक परमाणुओं के संयोग से अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, अणु का निर्माण करते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक परमाणु के आपस में संयोग से अणु का निर्माण करते हैं। जब यह पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में यानी कि संयोग करते हैं तो उनके परमाणु जो होते हैं यानी कि अणु का निर्माण यानी कि परमाणु टूटकर अणु बन जाते हैं। फिर यानी कि अणु फिर से यानी कि जब संयोग करते हैं तो फिर से अणु जो होते हैं परमाणु में टूट जाते हैं। परमाणु में टूटने के बाद फिर से एक दूसरे में मिलकर और यानी कि फिर से पुनः यानी कि नए पदार्थ के यानी कि अणु बना लेते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि जैसे कि ये परमाणु हैं, दोनों आपस में मिल गए, परमाणु यानी अणु बन गए। फिर इन लोग जो होंगे जब संयोग करेंगे किसी पदार्थ से तो फिर इन लोग यानी कि टूटेंगे अलग अलग और फिर से यानी कि पुनर् यानी कि संगठन यानी कि हो जाएंगे किसी दूसरे यानी कि पदार्थ के यानी कि अणु के साथ यानी परमाणु के साथ संगठन हो जाएंगे, जिससे यानी कि हम लोग नए पदार्थ के यानी कि अणु का निर्माण कर लेंगे और फिर इस तरीके से रासायनिक यानी कि अभिक्रिया यानी कि होगा। तो इस आधार पर यानी कि हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा जो हम दे सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा जो होता है हम कह सकते हैं कि जब कोई पदार्थ जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थों से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, यानी कि हम उसके आधार से हम कह सकते हैं कि जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थों से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया यानी कि कहलाता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया यानी कि कहते हैं। तो यानी कि आप लोग इसको आराम से चाहे तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप रख सकते हैं। यानी कि जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक यानी कि नए पदार्थों का निर्माण करते हैं उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं यानी कि कहलाते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया हमें करवाना है तो कहीं ना कहीं कुछ पदार्थ की ज़रूरत पड़ेगा, कुछ न कुछ हमें यानी कि हमें पदार्थ चाहिए रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए। जैसे हम एक एग्जाम्पल दें कि हमें शरबत चाहिए, शरबत यानी कि हमें किसी को पिलाना है तो हमें क्या चाहिए, थोड़ा सा यानी कि कह सकते हैं कि चीनी चाहिए, थोड़ा नींबू का रस भी चाहिए, जल चाहिए, सबको यानी कि हम मिक्स करेंगे तभी तो हम शरबत बना सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया भी करवाने के लिए कुछ न कुछ हमें पदार्थ की ज़रूरत पड़ता है, तो हमें पदार्थ चाहिए। तो वो पदार्थ क्या होता है, इसको हम इरेज करते हैं। आप लोग देखिए, जैसे रासायनिक अभिक्रिया करवाने के लिए हमें कुछ न कुछ पदार्थ की ज़रूरत पड़ता है। तो एक पदार्थ जो होता है, एक जिसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक, एक होता है अभिकारक। अभिकारक क्या होता है, तो कह सकते हैं जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। यानी कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, यानी कि जो भी यानी कि भाग लेंगे उसे यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। और एक होता है प्रतिफल, यानी कि
जो पदार्थ हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। जैसे कि जो पदार्थ यानी कि भाग लेगा उसे अभिकारक कहेंगे, और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में अति फलस्वरूप उसके यानी कि अभिक्रिया करने के फलस्वरूप यानी कि जो नया पदार्थ बनता है उसे हम प्रतिफल कहते हैं। जैसे हम इसका एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल दें तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए तो जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन को अगर हम अभिक्रिया करवाते हैं तो ये हमें, हाइड्रोजन और क्लोरीन को अगर हम अभिक्रिया करवाते हैं तो ये हमें हाइड्रोजन यानी कि कह सकते हैं HCl यानी कि प्रदान करता है, HCl यानी कि हमें प्रदान करता है। जब हम हाइड्रोजन और क्लोरीन को आपस में यानी कि संयोग करवाएंगे, अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यानी कि हमें प्रदान करता है फलस्वरूप। तो जो भी यानी कि जैसे कि ये साइड यानी कि अभिकारक यानी कि कह सकते हैं कि जो हमें यानी कि बायां साइड है जो भाग ले रहे हैं पदार्थ, यही कह सकते हैं कि ये जो है अभिकारक हैं, ये जो हैं अभिकारक हुए। और इधर जो हमें रिजल्ट बना हुआ है इधर वाले को हम प्रतिफल कहेंगे, यानी कि नया पदार्थ बना हुआ तो ये प्रतिफल हो गया, और जो भाग लिया है ये हमें यानी अभिकारक यानी कि है, और इधर प्रतिफल। और भी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, तो और एग्जाम्पल भी दिया जा सकता है, जैसे कि और एग्जाम्पल क्या दिया जा सकता है, जैसे देखिए अगर हम CaCO3 यानी कि जिसे हम लोग चूना पत्थर भी कह सकते हैं, चूना पत्थर, या फिर यानी कि हम कह सकते हैं चूना पत्थर हो गया, या इसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम इसे गर्म करेंगे, अगर हम इसे गर्म करेंगे तो हमें यानी कि क्या यानी कि हमें प्राप्त हो सकता है, तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस भी यानी कि हमें प्राप्त हो सकता है। जब CaCO3 को अगर हम गर्म करेंगे, जब हम यानी कि इसे हम गर्म करेंगे तो हमें यानी कि कैल्शियम यानी कि ऑक्साइड और हमें CO2 यानी कि गैस भी यानी कि प्रदान यानी कि करती है, यानी कि हमें रिजल्ट देंगे। तो इधर जो यानी कि भाग लिया इसको हम लोग बोलेंगे अभिकारक, इसे हम लोग बोलेंगे अभिकारक, और इधर जो हमें रिजल्ट आया तो हमें इसको प्रतिफल यानी कि बोलेंगे। तो एक या एक से अधिक भी यानी कि हमें प्रतिफल मिल रहा है, तो इसलिए परिभाषा ये बोले थे कि एक या एक से अधिक नए पदार्थ यानी कि बनते हैं। तो इस तरीक़ा से हम अभिकारक और प्रतिफल को हम कह सकते हैं। और इसका भी एकदम बहुत आसान ट्रिक है कि अगर हमें बाएं तरफ यानी कि जो पदार्थ रहेंगे वो यानी कि अभिकारक कहलाएंगे, और जो दाएं तरफ रहेंगे वो हमें प्रतिफल यानी कि कहलाते हैं। ठीक है, अब आते हैं कुछ आगे चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के कुछ विशेषताएं भी हैं, रासायनिक अभिक्रिया के कुछ यानी कि विशेषताएं भी यानी कि होते हैं, जैसे कि कह सकते हैं विशेषताएं लिख देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं के विशेषताएं, ठीक है, विशेषताएं। रासायनिक अभिक्रिया के क्या क्या विशेषताएं हैं उसको हम लिखते हैं। पहला विशेषता जो है उसमें गैस की उत्पत्ति होती है, गैस की उत्पत्ति। जैसे कि अगर हम किसी को रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं तो उसमें गैस की भी उत्पत्ति हो सकती है, गैस की उत्पत्ति हो सकती है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, अवक्षेप बनता है, या कह सकते हैं ताप में परिवर्तन हो सकता है, यानी कि बहुत सारे की परिवर्तन यानी कि होते हैं, विशेषताएं। तो गैस की उत्पत्ति, हम गैस की उत्पत्ति जैसे कि अगर एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल कि अगर
दानेदार जस्ता, दानेदार जस्ता। और यानी कि हम कह सकते हैं दानेदार जस्ता को अगर हम HCl के साथ, अगर HCl के साथ अगर हम रिएक्ट करवाते हैं, अगर हम उसको अभिक्रिया करवाते हैं तो उसमें हमें हाइड्रोजन गैस यानी कि बनेगा, हाइड्रोजन यानी कि गैस यानी कि हमें मुक्त होगा। तो ये गैस की उत्पत्ति हो गई, जैसे कि दानेदार जस्ता और HCl को अगर हम मिक्स करेंगे तो हमें हाइड्रोजन गैस प्रदान करेगा। और यानी कि एग्जाम्पल दे सकते हैं, यानी कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे हैं कि गैस की उत्पत्ति करती है। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल दे दिए। दूसरा हम कह सकते हैं रंग में परिवर्तन भी कह सकते हैं, या अवक्षेप का बनना, अवक्षेप, अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना। अब अवक्षेप कैसे बनेंगे तो इसका एग्जाम्पल देते हैं। अवक्षेप मतलब कह सकते हैं एक तरीका से मतलब कि गाढ़ा पदार्थ, यानी कि कोई मतलब कि ऐसा जो होता है ना, जैसे हम लोग जब सर्फ वगैरह घूमते हैं तो जो उसमें अवक्षेप बनता है, यानी कि जो फेन जिसको बोलते हैं वो वैसा ही यानी कि बनता है अवक्षेप। तो इसको अगर हम कहें एग्जाम्पल अगर दें कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के विलयन, सोडियम क्लोराइड के विलयन में यदि हम सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालते हैं तो सिल्वर यानी कि नाइट्रेट का विलयन अगर हम डालते हैं तो उसमें हमें सिल्वर यानी कि क्लोराइड जिसको बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड का यानी कि अवक्षेप यानी कि हमें प्राप्त होगा। यानी कि डालते हैं तो कह सकते हैं कि सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। यानी कि NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड के विलयन में यदि हम सिल्वर नाइट्रेट का विलयन अगर डालते हैं तो उसमें सिल्वर क्लोराइड का यानी कि हमें अवक्षेप यानी कि प्राप्त होता है। तो ये अवक्षेप का बनना हो गया। और भी हम कह सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे अब इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं पूरा। और भी यानी कि कह सकते हैं जैसे कि रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन क्या होता है? रंग में परिवर्तन भी एक विशेषता है। रंग में परिवर्तन जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि यदि हम पोटेशियम परमैंगनेट को उसके विलयन में यदि हम धीरे धीरे या थोड़ा थोड़ा करके अगर हम नींबू का रस अगर उस पर डालेंगे तो उसका जो बैगनी कलर का रंग जो होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, यानी कि रंग चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि यदि हम पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन में यदि हम नींबू का रस डालते हैं तो उसका जो बैगनी कलर होगा, उसका बैगनी रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है, धीरे धीरे गायब हो जाता है। तो इस तरीक़ा से हम रंग में परिवर्तन भी कर सकते हैं। जैसे कि यदि हम पोटेशियम एक परमैंगनेट जो है विलयन में यदि हम नींबू का रस अगर डालें तो उसका जो बैगनी कलर जो होता है वो धीरे धीरे यानी कि गायब हो जाता है। तो ये रंग में परिवर्तन हो सकता है। ताप में भी परिवर्तन हो सकता है। ताप में कैसे परिवर्तन होगा तो अगला हम लिख सकते हैं शायद, यानी कि अगला यानी कि कहा जाए तो ताप में परिवर्तन यानी कि टेम्परेचर में भी बदलाव होगा। कैसे हो सकता है इसका एग्जाम्पल दिया जाए तो इसका अगर एग्जाम्पल दें कि अगर हम कली चूना लें, अगर कली चूना के ऊपर अगर हम जल अगर गिराते हैं, अगर जल डालते हैं तो जो होता है कि ताप में परिवर्तन होती है, गर्म हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कली चूना को जल के साथ या जल गिराएं या जल के साथ मिलाएं तो वह गर्म हो जाता है, यानी कि गर्म हो जाता है। यानी कि ताप में भी परिवर्तन हो गया।
और कह सकते हैं कि एक और भी यानी कि परिवर्तन कह सकते हैं, एक होता है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में यानी कि उसको हम अवस्था भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि अगला हम कह सकते हैं कि अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में भी परिवर्तन होता है। कैसे? तो जैसे कि अगर हम मोमबत्ती लेते हैं, मोमबत्ती जो है कि अभी ठोस अवस्था में है, जब उसको हम जलाएंगे तो रासायनिक यानी कि अभिक्रिया होगा। तो जलने के बाद कुछ ऐसे यानी कि पदार्थ होंगे जैसे कि जो उसका द्रवित होकर, कुछ यानी कि द्रवित होकर नीचे गिरेंगे, द्रवित बन जाएंगे। कुछ भाग जो होंगे, कुछ जल कर क्या होंगे, वाष्प में बदल जाएंगे। तो जैसे देखिए अवस्था में परिवर्तन हो रहा है ठोस द्रवित में बदल गया, कुछ यानी कि भाग उसको वाष्प में बदल गए। तो इस तरीक़ा से अवस्था में भी कुछ यानी कि परिवर्तन कर देते हैं। तो इस तरीक़ा से हमारा जो है ये सब रासायनिक अभिक्रिया के गुण हैं यानी कि विशेषता हैं। जैसे कि हमें पहला यानी कि विशेषता लिखाए थे गैस की उत्पत्ति, फिर यानी कि अवक्षेप का बनना, फिर हम लिखवाए थे जैसे कि रंग में परिवर्तन, फिर लिखवाए जैसे कि ताप में परिवर्तन, और जैसे कि अवस्था में परिवर्तन। ये सब यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएँ के विशेषताएँ हैं। तो आप लोग जो है कि आराम से खाली बस समझिए, और केमिस्ट्री को आप धीरे यानी कि आराम से पढ़िए तो यानी कि समझ में आएगा। केमिस्ट्री कोई ज़्यादा यानी कि भार नहीं है। बच्चे लोग कहते हैं केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है, आप ध्यान से पढ़िए। मेरा इससे पहला वीडियो है, धीरे धीरे यानी कि खुद हम यानी कि सुधार करेंगे और अच्छे से अच्छे यानी कि हम देने की कोशिश करेंगे। अब उसके बाद में आता है, ये तो हो गया। अब इसमें मेन टॉपिक और चलता है जैसे कि तो अभिक्रिया की कुछ विशेषताएँ हैं। अब आते हैं रासायनिक समीकरण। इतना पढ़ने के बाद हमें रासायनिक समीकरण में आना होगा। रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है, रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित किया जाता है, वो सब यानी कि हम बताएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि यह रासायनिक समीकरण होता क्या है। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल दें कि अगर कोई कहे कि जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन में अगर ऑक्सीजन को अगर हम मिलाएं तो यानी कि जल के यानी कि अणु बनते हैं। तो अगर हम इतना अगर लिखें हाइड्रोजन ऐसे करके, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐसे करके अगर हम लिखें, ऑक्सीजन को अगर हम मिलाएं तो जल के अणु यानी कि बनते हैं। तो इस तरीके से बहुत यानी कि टाइम लग सकता है और बहुत यानी कि ज़्यादा यानी कि दिक्कत भी हो जाएगा, टाइम भी लग जाएगा, समय भी यानी कि ज़्यादा। तो इसी को अगर हम हाइड्रोजन को अगर हम H से दर्शाएं, ऑक्सीजन को अगर हम O2 से दर्शाएं तो कितना यानी कि छोटा में लिखा गया, बहुत ही आसान तरीक़ा से लिख दिए। इतना बड़ा लिखने का झंझट ही नहीं है, छोटा सा। तो रासायनिक समीकरण भी ऐसे ही कुछ है, यानी कि जब रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो उसके जो अभिकारक होते हैं या प्रतिफल होते हैं उनके सूत्रों को हम संकेत यानी कि या सूत्रों को संक्षिप्त रूप में यानी कि लिखते हैं। संक्षिप्त रूप ही लिखना यानी कि रासायनिक समीकरण कहलाता है, यानी कि उसको हम छोटे रूप में लिखते हैं, बड़ा लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो रासायनिक समीकरण वही कहते हैं, जैसे कि हमें संक्षिप्त रूप में यानी कि लिखना, हमें शॉर्टकट एकदम चलना है। तो हम कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया भाग लेने वाले पदार्थ, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत या सूत्रों की सहायता से हम यानी कि संक्षिप्त रूप यानी कि सहायता से कह सकते हैं कि संक्षिप्त रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है, यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों या सूत्रों, यानी संकेतों कह सकते हैं, संकेतों या सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि जो हमें बड़ा नहीं लिखना कि हाइड्रोजन हमें ऐसे लिखे हाइड्रोजन, इसलिए हम शॉर्टकट चलेंगे, संक्षिप्त रूप में लिखेंगे, काम बन जाएगा। तो वही है रासायनिक समीकरण।
रासायनिक समीकरण लिखने के बहुत सारे नियम होते हैं। रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है उसके कुछ नियम होते हैं। क्या क्या नियम है? तो पहला नियम है, कह सकते हैं कि जो रासायनिक समीकरण जब लिखते हैं तो उसके जो अभिकारक होते हैं, अभी इसके पहले अभिकारक समझे, जो पदार्थ भाग लेते हैं, तो अभिकारक को हम यानी कि बाएं साइड यानी कि लिखते हैं। अभिकारक का जो अनुसूत्र कहें या उसका संकेत कहें वो हम बाएं तरफ लिखते हैं। अच्छा, उसके जब उनके सूत्रों के बीच में अगर जैसे हम लिखें, जैसे अभी हम एग्जाम्पल यानी कि दिए थे, ठीक है, H2+Cl, तो इसको अगर हम देखें तो ये जो चीज़ है अभिकारक, तो अभिकारक के बीच में हम प्लस का भी चिन्ह लगाते हैं, ये भी एक नियम है, यानी कि प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। और प्रतिफल को दिखाने के लिए हमें यानी कि तीर का निशान लगाया जाता है। तो तीर का भी निशान लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि हमें ये दर्शाता है कि प्रतिफल किधर की ओर है, प्रतिफल दर्शाता है कि किधर है। तो हमें जो अभिकारक होते हैं उनके बीच में धन का चिन्ह लगाया जाता है, जो प्रतिफल होते हैं उनके बीच में भी अगर एक से अधिक अगर पदार्थ बन रहे हैं तो उसमें भी यानी कि प्लस का यानी कि साइन लगाते हैं, धन का चिन्ह लगाते हैं। और अभिकारक और प्रतिफल को हमें दोनों तरफ से यानी कि अलग करने के लिए कह सकते हैं, या दिखाने के लिए कि किधर अभिकारक है और किधर प्रतिफल है, तो बीच में यानी कि एरो का साइन यानी कि तीर का चिन्ह यानी कि लगाना पड़ता है। तो ऐसे करके यानी कि हम समीकरण बनाते हैं और लिखते हैं। यानी कि पहला नियम के अभिकारक के जो होते हैं उनके संकेत या अणुसूत्र के पद में जो समीकरण जो लिखते हैं वो बाईं ओर लिखा जाता है, यानी कि अभिकारक को बाईं ओर लिखेंगे और प्रतिफल को दाईं ओर लिखेंगे। ठीक है, बाईं ओर यानी कि अभिकारक और दाईं ओर यानी कि प्रतिफल, यानी कि बायां और दायां यानी कि लेफ्ट और राइट। लेफ्ट साइड में यानी कि हम अभिकारक को रखेंगे और दायां साइड में यानी कि राइट साइड में हम प्रतिफल को रखेंगे। तो इस तरीक़ा से हम रासायनिक समीकरण लिखेंगे। तो रासायनिक समीकरण यानी कि हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कैसे लिखा जाता है, कैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, यानी कि बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। ये मेरा ऐसे फर्स्ट वीडियो है, देखते हैं कि क्या यानी कि रिस्पॉन्स आता है। उसके बाद यानी कि हम फिर से यानी कि एक बनाएंगे इसके आगे कि कैसा यानी कि वीडियो यानी कि उसका मिलता है रिस्पॉन्स। ठीक है, तो आप लोग आराम से इसको पढ़िए और एक बार नहीं तो 2 बार यानी कि इसको देखिए, है ना, बिल्कुल यानी कि समझ में आ जाएगा। बहुत यानी कि डिटेल्स में यानी कि बताए हैं। ठीक।